युग और मन्नत की कहानी एपिसोड 33। युग थोड़ा रुक के फिर बोलना जारी किया। बहुत गर्मी है ना तुम्हारे अंदर, अब वक्त आ गया है तुम्हें ठंडा करने का। युग, ये क्या कर रहे हो तुम क्या पागल हो गए हो? प्लीज़ छोड़ो मुझे, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। सॉरी युग, मुझसे गलती हो गया, अब कभी नहीं होगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। पर आज युग को देख ऐसा लग रहा था जैसे बहरा हो गया हो, जैसे उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा हो। युग आज कहाँ चुप बैठने वाला था। मन्नत का एक बार नहीं कई बार उसके नियमों का उल्लंघन की है। अगर बात कुछ और होता तो शायद युग उसे माफ़ कर देता, पर बात यहाँ पर युवराज की थी जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। जब उसने युवराज के साथ तस्वीर में देखा था तब से वह बौखला उठा था। अगर उस वक्त इंडिया में होता तो शायद उसी टाइम में युग का गुस्सा मन्नत पर फट गया होता। पर अब युग मन्नत को कैसे जाने दे। वहीं मन्नत जल बिन मछली की तरह तड़प रही थी, पर युग अपना पूरा भार मन्नत के ऊपर डाल दिया। युग को मन्नत की एक बात बार बार उसके कान में चुभ रही थी। जब मन्नत ने कहा कि उसकी एंगेजमेंट सिर्फ और सिर्फ युग की वजह से टूटा है, जिसे सुन युग के अंदर चुभन होने लगा था। साफ शब्दों में कहा जाए तो वह जल रहा था। अब युग की नज़र मन्नत के लिप्स पर जा टिका। लिप्स से होते हुए उसके गर्दन पर जा टिका, जो दूध जैसा सफ़ेद दिखाई दे रहा था। युग की नज़र हटने का नाम ही नहीं ले रहा। वह अंदर से पिघल रहा था। अब उसकी फीलिंग्स, डिजायर कंट्रोल करना अंदर ही अंदर मुश्किल हो रहा था। युग एकदम मन्नत के ऊपर झुक गया। अब दोनों के नाक आपस में टच हो रहे थे। दोनों की गर्म सांसें आपस में मिलने लगे। मन्नत ने अब स्ट्रगल करना बंद कर दी थी। उसे अब अंदाज़ा हो गया था कि अब वह कुछ भी कर ले पर युग के चंगुल से छूट नहीं सकती। आज वह सब हो जाएगा जो नहीं होना चाहिए। मन्नत के दिमाग में लगातार अजीबो गरीबो ख्याल आ रहे थे। वह लंबी लंबी सांस ले रही थी। उसका ब्रेस्ट युग के चेस्ट से टच हो रहा था। मन्नत अपनी आंखें कस करके बंद कर रखी थी। युग ने अपना होंठ मन्नत के होंठ पर जैसे रखने को हुआ कि उसे कुछ याद आया, और याद करते ही उसका गुस्सा और फटने लगा। उसके दिमाग में यह बात आने लगा कि मन्नत के इन होठों पे पहले युवराज ने किस किया होगा। अब युग ने मन्नत के हाथों की पकड़ ढीली हो गया। युग ने जैसे मन्नत के हाथ को अपने पकड़ से आज़ाद किया कि मन्नत तुरंत आंखें खोल युग की तरफ देखी, जो इस वक्त लाल आंखों से उसे ही घूरे जा रहा था। पर युग मन्नत के ऊपर से उठा नहीं, जो मन्नत को अब उसका भार सहा नहीं जा रहा था। मन्नत ने अपने दोनों हाथ युग के चेस्ट पर रख धक्का देने लगी। उसका इस तरह से करना, युग ने तुरंत अपने हाथ से उसका जबड़ा कस के पकड़ के दांत पीसते हुए कहा, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें सही मायने में आज अपना बना लूँगा? तो तुम गलत सोच रही हो। मैं तुम्हारे युग भला बुरा बोल ही रहा था कि मन्नत उसके हाथ को झटकते हुए बोली, मैं क्या सोच रही हूँ क्या नहीं, तुम्हें उससे क्या। तुम अपने दिमाग में से ये गलतफहमी निकाल दो कि मन्नत अग्रवाल तुमसे। मन्नत इतना बोलते बोलते चुप हो गई। मन्नत का ऐसे आधे में बातें छोड़ना युग को बर्दाश्त करना और भी मुश्किल हो रहा था। युग बिना वक्त गवाए मन्नत के ऊपर से उठ गया और गुस्से से बाहर की तरफ मुड़ के उसके कदम रुक गए और बिना पीछे मुड़े ही कहा, युग बजाज को जूठा पसंद नहीं, जिसे हर कोई पसंद करे युग बजाज उसे पसंद नहीं करता। युग इतना बोल तेज कदमों से बाहर चला गया। दरवाज़ा जोर से बंद होने की आवाज़ से मन्नत को पता चल गया कि युग चला गया। उसके जाते ही मन्नत उठ के बैठ गई। सोफे पर सिमट के बैठ दोनों पैरों में के बीच में अपना मुंह छुपाकर रोने लगी। लगातार 10 मिनट रोने की वजह से उसका फेस लाल हो गया।
मन्नत अपने आंसू पोंछते हुए वॉशरूम में चली गई और मिरर में खुद को देखते हुए बोली, सही कह रहे हो मिस्टर युग बजाज, तुम्हें जूठा पसंद नहीं, तुम्हें छोड़ी हुई चीज़ पसंद नहीं, तुमने ही तो मेरी ज़िंदगी ख़राब किया है और मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। युग के शब्द मन्नत को कांटे की तरह चुभ रहा था, जिससे वह बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि युग उस पर इल्ज़ाम लगा रहा है। दूसरी तरफ उदय सिटी हॉस्पिटल, नैना और उत्तम जी साथ ही साथ में रेहान और अमन, सभी लोग पूरी तरह रात जगे हुए थे। सुबह जाकर डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, पर वह अभी पेशेंट से नहीं मिल सकते। डॉक्टर के मुंह से ये सुन चारों के फेस चमक आ गया। नैना उत्तम जी के गले लगकर खुशी के आंसू रोने लगी। उत्तम जी नैना के सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, मेरा प्यारा बच्चा, मैंने कहा था ना कि सब ठीक हो जाएगा। हो गया ना अब सब ठीक। उत्तम जी नैना को चुप कराते हुए आगे बोले, चल कर अब तुम खा लो, बिना कोई बहाना किए, समझी। नैना अपने मामा से दूर हुई और बोली, पर मामा मुझे सच में खाने का जरा भी मन नहीं है। ऐसा करिए आप सब खा लीजिए। उत्तम जी ने डांट लगाते हुए कहे, बिल्कुल नहीं, एक भी बहाना नहीं चलेगा। तुम चलकर अभी कुछ खाओगी, वो भी मेरे सामने। नैना छोटे बच्चे की तरह मुंह बनाकर बोली, पर मामा मैं अभी। नैना बोल ही रही थी कि उसकी बात बीच में काटते हुए रेहान थोड़ा आगे आकर कहा, तुम्हारे मामा सही कह रहे हैं। डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल है, तो तुम्हें अब टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। समझो अब सब ठीक है। चलो अब चलकर तुम कुछ खा लेते हैं। नैना शरीफ बच्चे की तरह रेहान को देखने लगी। वहीं रेहान अपनी बातें ख़त्म कर पीछे मुड़ा कॉरिडोर की ओर चलने लगा। नैना फिर मुंह लटकाए अपने मामा के तरफ देखी, जिसे देख उत्तम जी ने हल्का स्माइल करते हुए कहा, तुम्हारे सर सही कह रहे हैं बेटा, चलकर तुम कुछ खा लो, नहीं तो तुम बीमार पड़ जाओगी तो मैं तुम दोनों को कैसे ध्यान रखूँगा। तुम चाहती हो क्या तुम्हारा मामा भाग दौड़ करके बीमार पड़ जाए। उत्तम जी के मुंह से ये सुन नैना नाराज़गी जाहिर करते बोली, मामा आप ये क्या कह रहे हैं, कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रहे हैं। आपको कुछ नहीं होगा और मैं आपको कुछ होने नहीं दूंगी। इतना बोल नैना वापस अपने मामा के गले लग गई। उत्तम जी ने उसके पीठ को थपथपाते हुए कहा, चलो अब। चारों हॉस्पिटल से निकलकर उसी होटल में चले गए जो रेहान ने अपने लिए बुक करवाया था। रेहान और अमन को इतने बड़े होटल में जाता देख उत्तम जी नैना का हाथ पकड़ बोले, बेटा इतने बड़े होटल में हम लोग कैसे जा सकते हैं। ऐसा करो इन्हें जाने दो, हम कहीं ढाबे पर खा लेंगे। उत्तम जी ने नैना का हाथ पकड़ रुक गए। वहीं रेहान को जब महसूस हुआ कि इसके पीछे नैना नहीं आ रही, तो रुक पीछे मुड़ा और उन दोनों को रुका देख आगे कहा, क्या हुआ अंकल। रेहान का इस तरह से पूछना उत्तम जी ने बात बनाते हुए कहा, कुछ नहीं, मैं बस ये कह रहा था कि आप सब जाइए, हम यहीं कहीं आसपास में खा लेंगे। रेहान इतना तो समझ गया कि उत्तम जी इतने बड़े होटल में जाने के लिए उन्हें अच्छा नहीं लग रहा, जिस वजह से आगे आया और समझाते हुए कहा, अंकल आपको फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप हमारे साथ चल रहे हैं मतलब चल रहे हैं। अब क्या था, उत्तम जी ना नहीं कह सकते और नैना भी अपने मामा के तरफ देख पलकें झपका दी। नैना का इशारा पाते ही उत्तम जी हाँ में सिर हिला दिया और वे दोनों रेहान के पीछे पीछे चल दिए। दोपहर के 12 बजे चारों का खाना हो गया तो उत्तम जी और नैना हॉस्पिटल जाने के लिए खड़े हो गए। रेहान भी खड़ा हो गया। उसे खड़ा होते देख नैना ने कहा, सर आप आराम कीजिए, आप पहले ही पूरी रात जगे हुए हैं, कहीं आप बीमार ना हो जाए। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगा तो हम आपको कॉल कर लेंगे, पर आप अभी प्लीज़ आराम कीजिए।
रेहान अपनी छोटी आंखें करते हुए नैना को देखने लगा, मानो अपने मन में सोचने लगा, क्या ये लड़की मुझसे इतना कमज़ोर समझ रही है। नैना की बातों से सहमति दिखाते हुए उत्तम जी भी रेहान से बोले, नैना बेटी सही कह रही है, अब आपको आराम करना चाहिए। हम दोनों है ना, संभाल लेंगे। अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगा तो हम आपको बेझिझक बता देंगे। उन दोनों की बातें सुन रेहान ने ओके कहा और कमरे से जाने से पहले कहा, मैं बाद में हॉस्पिटल आकर आप दोनों से मिलता हूँ। उन दोनों के जाने के बाद रेहान लिफ्ट से होते हुए अपने कमरे की ओर चला गया। नैना और उत्तम जी जब हॉस्पिटल आए, उन्हें नर्स ने बुलाकर कहा कि पेशेंट नरेश मित्तल को होश आ गया है। 1 बाय 1 आकर आप सभी उनसे मिल सकते हैं। नर्स के इतना कहने पर नैना खिलखिलाकर हंसने लगी। उत्तम जी का चेहरा खुशी से झलक रहा था। उत्तम जी ने नैना के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी पहले तुम जाकर अपने पापा से मिलाओ, फिर मैं जाऊंगा। शाम 4 बजे रेहान और अमन हॉस्पिटल आ गए थे। वहीं नैना बाहर बेंच पर बैठे दीवार से टेक लगाकर आंखें बंद करके सो रही थी और सामने वाले बेंच पर उत्तम जी लेट के सो रहे थे। उत्तम जी को देखकर तो यह लग रहा था कि मानो उनकी नींद पूरी हो गई हो, पर नैना बेचारी रात और दिन ऐसे बैठे ही निकाल रही थी। रेहान बिना कुछ कहे यूं ही खड़ा रहा और एक टक नैना को देख रहा था। उसका मासूम चेहरा रेहान अच्छे से देख सकता था। रेहान को उसकी यह हालत देखी नहीं जा रही थी। अचानक सच में उसे किसी और के दर्द से दर्द हो रहा था। रेहान को वह पल याद आने लगा जब नैना वो पहली बार अपने ऑफिस के बाहर मिला था। उस टाइम का नैना की बदतमीजी से वाकिफ था। उसे यह बात समझने में वक्त लगा कि नैना एक्चुअली में जो दिखाती है वह है नहीं, और जो है वह दिखाती नहीं। रेहान को वह बात याद कर हल्की सी स्माइल आ गया जब नैना ने अपने मोबाइल के पैसे हक से लड़ झगड़ के लिए। तब में और आज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नैना को उस बेंच पर ठीक से सो नहीं पा रही थी। काफ़ी देर से उसके गर्दन में दर्द हो रहा था। वह नींद में ही अपने सिर को हिलाए जा रही थी। नैना का नींद में ही सिर एक साइड से झुकते जा रहा था, जो देख रेहान ने उसके तरफ बढ़ गया और उसके पास बैठ अपना कंधे का सहारा दिया। वहीं थोड़ी दूरी पर अमन रुका हुआ था। वह अपने सर को देख सोच में पड़ गया और अपने मन में कहने लगा, जहाँ तक पैसों की मदद करना मैं समझ सकता हूँ, पर इतना कौन करता है मदद। नैना रेहान के कंधे पर सिर रख आराम से सो रही थी। तभी रेहान का मोबाइल रिंग करने लगा, जिसकी वजह से नैना नींद में ही कुनकुनाने लगी। रेहान जल्दी से अपना पैर थोड़ा आगे बढ़ाकर अपनी जेब से मोबाइल निकाल ही रहा था कि उसकी रिंग की आवाज़ सुन नैना नींद में ही उठ गई। वह अपनी धुंधली आंखों से रेहान की तरफ देखने लगी। रेहान जल्दी से अपना मोबाइल निकाल कॉल कट किया, अपनी नज़रें उठा नैना की तरफ देखा। रेहान कुछ बोलने के लिए अपने होंठ ही हिलाए होंगे कि नैना ने पूरी तरह से अपनी आंखें खोल रेहान को देखी तो वह तुरंत चेयर से उठ खड़ी हो गई। नैना अपनी बड़ी बड़ी आंखों से रेहान को देखने लगी। उसे अंदर ही अंदर शर्मिंदगी होने लगा। वह अपने बॉस के कंधे पर कैसे सिर रखकर सो सकती है। उसे अब नज़रें भी मिलाने के लिए अजीब लगने लगा। वहीं रेहान को भी अच्छा नहीं लगा कि उसकी वजह से नैना की नींद खराब हो गया, जिस वजह से वह रेहान को मन ही मन बुरा लगने लगा। रेहान खुद के मन में कहा, क्या मुझे इसे होटल भेज देना चाहिए। नैना ने अपनी नज़र इधर उधर चुराते हुए बोली, सॉरी सर, मुझे नहीं पता था आप हो। पता नहीं कब मुझे नींद आ गया। जिसे सुन रेहान ने तुरंत उत्तर दिया,
मैं ये कह रहा था कि तुम और तुम्हारे मामा होटल चले जाओ आराम करने। अमन तुम दोनों को होटल ड्रॉप कर देगा। मैं हूँ यहाँ देखने के लिए। किसी चीज़ की ज़रूरत रहेगा तो मैं देख लूँगा। वही नैना भी सोच में पड़ गई। क्या यह उसके रेहान सर हैं? उसे भी वह पल याद आने लगा जब वह पहली बार रेहान से उसके ऑफिस के बाहर मिली थी। उसका रावण वाला रूप उसने पहले ही देख ली थी, पर अब तो बात ही अलग है। यकीन करना मुश्किल होगा तब में और आज में। नैना ने मन ही मन सोची, वह कैसे उनकी मदद ले सकती है। एक तो पहले ही उन्होंने हमारी बहुत मदद की है। हॉस्पिटल में उसके पापा हैं, वह कैसे आराम करने जाएगी अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो। यह सब सोचते हुए नैना ने तुरंत रेहान के तरफ देख मना कर दी। रेहान कुछ बोलने के लिए अपना होंठ हिलाया ही था कि उसका मोबाइल वापस रिंग करने लगा। उसका मोबाइल उसके हाथ में ही था। रेहान की नज़र जैसे मोबाइल स्क्रीन पर गया, यह कॉल उसके डैड का आ रहा था। रेहान नैना को इग्नोर कर कॉल पिक किया। यस डैड। नारायण जी अपने बेटे की फिक्र करते हुए बोले, बेटा तुम कहाँ हो? तुम एक दिन के लिए गए थे, तुम अभी तक नहीं आए। मुझे कदम ने बताया था पर तुम अभी तक नहीं आए। सब ठीक तो है ना? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रहा है। डैड आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी उदयपुर में ही हूँ। वह नैना। रेहान अपनी बातें अधूरी ही छोड़ दिया, जिसे सुन नारायण जी नैना के लिए फिक्र जताते आगे बोले, क्या नैना, क्या हुआ उस बच्ची को? सब ठीक तो है ना? वहीं नैना भी रेहान की तरफ ही देख रही थी। रेहान के मुंह से डैड वर्ड सुन नैना समझ गई कि फ़ोन के दूसरी ओर उसके पापा हैं। नैना कोई रिएक्ट नहीं किया, वह बस रेहान को देख रही थी। रेहान अपने डैड को समझाते हुए कहा, डैड नैना के फादर का ऑपरेशन हुआ है, वह लोग भी उदयपुर में ही हैं, तो मैं इसलिए कल रात रुक गया। नारायण जी को उस दिन के नैना का हालत देख याद आया कि वह कैसे उनके घर से भागते हुए गई। वह चिंता करते हुए पूछे, बेटा कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना? अब कैसे हैं उसके पापा की तबीयत? सब ठीक तो है? रेहान नैना की तरफ एक नज़र देख कहा, हाँ डैड सब ठीक है, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। दूसरी ओर से नारायण जी हल्की स्माइल करते हुए कहा, चलो सुन के अच्छा लगा कि उनकी तबीयत ठीक है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। उस बच्ची को कहना ज़्यादा परेशान ना हो और कोई परेशानी वाली बात हो तो बेझिझक बताए। ज़रूर डैड, और आप खाना खाने के साथ दवाई भी टाइम पर खा लीजिएगा। दोनों ने अपनी बातें ख़त्म कर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। इन दोनों की बातें सुन उत्तम जी उठ गए। उबासी लेते हुए बोले, क्या नैना बेटा? उत्तम जी की आवाज़ सुन नैना और रेहान दोनों उनकी ओर देखे। रेहान चेयर से उठ खड़ा हुआ और जेब में हाथ डाले उत्तम जी की ओर बढ़ा और नरम आवाज़ में कहा, अंकल आप और नैना होटल चले जाइए आराम करने के लिए। मैं अमन को कह देता हूँ, वह आप दोनों को छोड़ देगा। रेहान का इतना फिक्र करते देख उत्तम जी को अच्छा तो लग रहा था, पर बुरा भी इस बात का लग रहा था कि इतने बड़े आदमी को हमारे वजह से परेशानी हो रही है। उत्तम जी भी तुरंत मना कर दिया, क्योंकि वह अब रेहान को परेशान नहीं करना चाहते थे। कितना तो नैना के ऑफिस के बॉस हैं। रेहान को समझने में देरी ही नहीं लगा कि वह दोनों क्यों मना कर रहे हैं, इसलिए उसने थोड़ा भारी आवाज़ में कहा, नैना तुम्हें एक बार कहने पर बात समझ में नहीं आता? जब मैं कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर हूँ तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जाओ। रेहान का बॉसी ऑरा देख नैना अपने मामा की ओर देखने लगी। आंखों ही आंखों में इशारा किया कि अब हमें चलना चाहिए। उसका इशारा पाते ही उत्तम जी भी चेयर से उठ खड़े हो गए। रेहान ने अमन को अंदर बुलाया और कहा, तुम इनके साथ होटल तक जाओ और कमरा बुक करा देना।
अमन ने हाँ में गर्दन हिलाया और हॉस्पिटल के बाहर जाने लगा। उसके पीछे नैना और उत्तम जी भी चल दिए। उन तीनों के जाने के बाद रेहान अपना सिर झटका और खुद से बातें करते हुए कहा, पागल कहीं के। दूसरी तरफ बजाज मेंशन। मोनिका अपने कमरे का दरवाज़ा लॉक कर चीज़ों को उथल पुथल करके फेंक रही थी। यूँ कहा जाए तो अपना गुस्सा बाकी चीज़ों पर निकाल रही थी। उसे ये नहीं समझ में आ रहा था आखिर युग मन्नत का साइड ले रहा है, पर क्यों? उस 2 टके की लड़की के लिए युग सबसे झूठ बोला। पता नहीं इस भिखारन में युग के ऊपर कौन सा जादू टोना कर दी है। मोनिका लगातार पिल्लू पर फाइट किए जा रही थी, तभी उसका गुस्सा ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रहा। उसे युग की बातें अंदर ही अंदर चोट पहुंचाए जा रहा था। मोनिका अपना मुंह पिल्लों में छुपा कर रो रही थी और जोर जोर से चिल्लाए जा रही थी, क्यों 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 तुम उस लड़की की साइड ले रहे हो? उस 2 कौड़ी गंवार के लिए तुम सभी घर वालों के नज़रों में गिर रहे हो। तुमने बहुत चालाकी से उसे बचा लिया ना, जबकि मैंने उन दोनों को साथ में देखी थी। मैंने अपने हाथों से फ़ोटो निकाली थी। मोनिका ने पिल्लों से अपना मुंह हटाकर अपने आंसू साफ किए और अंदर दांत पिसते हुए बोली, इस लड़की के वजह से आज मैं रोई हूँ। इस लड़की ने मुझे हर्ट किया है, रुलाया है। मोनिका मिरर के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों का काजल फैल गया था, उसके बाल पूरी तरह बिखरे हुए थे, जिसे देख उसे खुद के ऊपर तरस आने लगा और वह युग और मन्नत को ब्लेम करने लगी। साथ ही साथ मिरर में देखते हुए दांत पीसते बोली, बहुत जल्द अपनी इस हालत का बदला लेकर रहूंगी। मोनिका अपने बालों को ठीक करते हुए खुद को शांत की और लंबी लंबी सांस लेते हुए वापस बोली, युग तुम बहुत तड़पा रहे हो मुझे। पहले तो तुम ऐसे नहीं थे, अब तुम बहुत बदल गए हो। तुम झूठ बोलने लगे हो, वो भी उस गंवार के लिए जिसका तुम्हारे लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है। तुम उसे इम्पोर्टेंट दे रहे हो। तुम्हारी बीवी क्या, तुम्हारी तो रखेल के होने के लायक भी नहीं है। तुम उसके लिए बगावत कर रहे हो। अब देखना मैं अपने अपमान का कैसे तुम्हारे साथ बदला लेती हूँ। तुम्हें भी मैं ऐसे ही तकलीफ दूंगी। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? बजाज विला। जब युग गुस्से में घर से निकलने के बाद सीधे अपनी विला आ गया था। आज वह ऑफिस भी नहीं गया। उसे बार बार मन्नत की बातें खल रही थी। यूँ कहा जाए तो चुभ रही थी। मन्नत का बार बार युग से दूर जाना, झूठ बोलना, आखिर क्यों क्यों उसे फ़र्क पड़ रहा था? क्यों वह अपनी फीलिंग्स को लेकर घिरे जा रहा है? युग विला के मिनी बार में बैठ शराब पिए जा रहा था। देखा जाए तो अपनी परेशानियों को इन शराबों से दबा रहा था, क्योंकि उसके दिल और दिमाग पर सिर्फ और सिर्फ मन्नत छाई हुई थी। उसे बार बार मन्नत की बातें जहर का काम कर रहा था। युग की तकलीफ बढ़ती जा रही थी। बढ़ती भी क्यों नहीं, क्योंकि मन्नत के दिल में कोई और है जो कि युग को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। युग को अपने आप पर भी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसे पहले ही किसी से इतना फ़र्क नहीं पड़ता था, पर अब उसे बहुत फ़र्क पड़ने लगा है। यहाँ तक कि वह मलेशिया से भागा भागा आया है। वह अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहा। आखिर क्यों? रात 8:30 बजे मेंशन में। मीरा जी ने सभी के लिए डिनर रेडी करवा दिया। आज युग अभी तक आया नहीं था। दादी तो खाना बहुत जल्दी खाना पड़ता है, क्योंकि उनके हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है। उनको रोज़ाना मेडिसिन चालू है, जिस वजह से कोई रहे ना रहे 8 बजे या 8:30 बजे के बीच में डिनर लगाया ही जाता है। युग रहे ना रहे, सभी को आदत पड़ गया है। ऐसा नहीं है कि युग नहीं रहता डिनर के टाइम पर। ऐसा भी होता है कि ज़्यादातर वह डिनर के टाइम पर नहीं रहता, पर अभी काफ़ी दिनों से डिनर ब्रेकफास्ट सभी के साथ अटेंड कर रहा है, जिस वजह से उसकी सभी को आदत हो गया। शादी से पहले का देखा जाए तो ज़्यादातर फैमिली के साथ डिनर मिस
कर ही देता था। राहुल ने युग को कॉल लगाया पर युग ने किसी का भी कॉल पिक नहीं किया। तब जाकर राहुल ने शेरा को कॉल लगाया। शेरा ने कॉल पिक किया पर उसने ये नहीं बताया कि उसके बॉस विला में है, पर उसने बात को घुमाते हुए बता दिया कि उन्हें वक्त लगेगा घर आने के लिए। राहुल डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए कहा कि युग को आ जाने में लेट होगा तो हम सब डिनर कर लेना चाहिए। जब मन्नत ने सुना कि युग को आ जाने में लेट होगा, उसे ज़्यादा कुछ फर्क तो नहीं पड़ा पर उसका आज जरा भी मन नहीं कर रहा था खाना खाने के लिए। पर वह कुछ झूठ भी नहीं बोल सकती, न बातें बना सकती। बड़ी मुश्किल से खाना खाने सभी के बीच में बैठ गई। लगभग 9 बजे तक सभी का खाना खाना हो गया था। मीरा जी दादी को लेकर उनके कमरे में चली गई और बाकी के लोग कुछ टाइम तक वहाँ पर ही बैठे गप्पे शप्पे लड़ाने लगे। वैसे तो मन्नत भी गॉसिप करने में माहिर है, पर आज उसका मन कहीं पर भी नहीं लग रहा था। सभी लोग खाना खाने के बाद अपने अपने कमरे में आराम करने के लिए चले गए। वहीं मन्नत जब कमरे में आई, आज उसका मन बहुत बेचैन हो रहा था। उसे बार बार सुबह वाली बात याद आ रही थी कि युग किस तरह से उसके साथ पेश आया था। उसे युग की बातों से काफ़ी चोट पहुंचा था। मन्नत की आंखों में दर्द तो नहीं था, पर आज वह बेड पर सोने के बजाय वह सोफे पर ही बैठे सो गई। उसके मन बना लिया था कि वह युग से दूरी बनाकर रहेगी और आंखें बंद कर सोफे पर लेट गई। रात 12:10। इतनी गहरी रात में पूरे मेंशन में शांति फैली हुई थी। युग की गाड़ी में मेंशन के अंदर आकर रुकी। युग गाड़ी में बैठे ही बाहर की ओर देख रहा था। तभी शेरा कार से बाहर निकलकर कार का दरवाज़ा खोला। युग कार से बाहर निकलकर दबे पांव मेंशन के अंदर जाने लगता है। युग शांति से ही अपने कमरे की ओर बढ़ जाता। दरवाज़ा खुलने के पहले ही लंबी सांस लेता है, फिर दरवाज़ा खोल के अंदर कदम रखता है। रोज की तरह आज भी पूरे कमरे में लाइट्स ऑन था। जब युग दरवाज़ा बंद कर अंदर आ गया तो युग का कमरा बहुत बड़ा था। उसका किंग साइज बेड अंदर था। तब उसने धीरे धीरे कदम बेड के तरफ बढ़ा दिए गए। युग की नज़र जब बेड पर गया तो मन्नत वहाँ पर नहीं थी। युग वैसे ही खड़े नज़र सोफे की तरफ देखा तो इस वक्त दुनिया से बेफिक्र सुकून से मन्नत सिकुड़ कर सो रही थी। युग अपने कदम उसकी ओर बढ़ा दिया। मन्नत को बड़े ध्यान से देखने लगा। मन्नत को इतना सुकून से सोता देख उसे तुरंत सुबह वाला किस्सा आंखों के सामने दिखाई देने लगा कि किस तरह से मन्नत उसके बाहों से छूटने के लिए मचल रही थी। युग थोड़ा झुका और सोफे के सामने वाले टेबल अपनी ओर खींचकर मन्नत के सामने की ओर उस पर बैठ गया। युग लगातार घूर घूर के मन्नत को देख रहा था। मन्नत सोफे पर ही सिकुड़ के सोई थी। जहाँ तक युग को पता है कि वह हमेशा पेट के बल ही सोती है। मन्नत के काले रेशम जैसे बाल उसके चेहरे पर घिरे हुए थे। युग न चाहते हुए भी उसके हाथ मन्नत के फेस पर चला गया और अपनी उंगली से चेहरे पर आ रहे बालों को साइड किया और एकटक मन्नत को देखता रहा। युग की नज़र अचानक मन्नत के लिप्स पर जाकर अटक गया। उसका गला सूखने लगा। उसका मन मचल रहा था उसके होठों को छूने के लिए, पर उसे देर नहीं लगता। उन तस्वीरों को याद कर वह फिर से क्रोध में आ जाता है और दांत पीसते हुए खुद से कहता, मुझे बेचैन कर देखो कैसे सुकून से सो रही है। मन्नत के लिए फिर वही उसकी आंखों में नफरत पैदा हो जाता है और तुरंत उठकर बालकनी की ओर चला जाता है। बालकनी में आकर आसमान की ओर देखने लगता है। उसका मन तो कहीं नहीं लग रहा था। आधी रात तो बीत चुकी थी। युग आसमान की ओर देख गहरी सोच में था। आसमान में उसे सिर्फ तारे और चांद ही दिखाई दे रहे थे। उसे देख तो यही लग रहा था कि वह बहुत गहरी सोच में है।
युग ने अपने दोनों हाथ से सिर के बाल को पीछे ढकल बालकनी में रखी हुई सिगरेट को हाथ में लिया और लाइटर से जलाकर 5-6 सिगरेट कश लेते रहा। जब तक वह अंदर से सेटिस्फाई नहीं हो गया, उसके मन को शांति नहीं हुआ, तब तक वह सिगरेट पर ही ताव दे रहा था। कुछ वक्त के बाद वह अपने आप ही शांत हो गया और वह वॉशरूम में चला गया। वॉशरूम में ही वह शावर के नीचे काफ़ी देर तक खड़ा रहा। उसकी हरकतों को देख यही लग रहा था कि वह अंदर ही अंदर घुट रहा हो। आप उसे जलन भी कह सकते हो या तड़प, दोनों ही उस पर सूट हो रहा था। युग वॉशरूम से निकलने के बाद नाइट कपड़े में टी-शर्ट और लोअर पहनकर सोने के लिए बेड पर आकर बैठ गया। उसकी नज़र न चाहते हुए भी मन्नत की ओर ही था, क्योंकि अब दोनों बेड शेयर कर रहे थे। युग को कहीं न कहीं उसकी आदत होने लग गया था। देखा जाए तो उनकी शादी को भी 2 महीने होने को आ गए थे। युग बेड से उठा और मन्नत की ओर बढ़ गया। वह उसे इस तरह से सोता हुआ नहीं देख सकता था। उसका दिल कर रहा था कि मन्नत को उठाकर अपनी गोद में अपने ऊपर लेकर सोए। युग मन्नत के पास आकर झुका उसे उठाने के लिए कि कुछ सोचकर उसके हाथ वहीं रुक गए और उसका नाक और उसके होंठ गुस्से से फूलने लगे। युग वापस पीछे मुड़ा बेड की ओर और अपने बेड से एक ब्लैंकेट उठाकर मन्नत को ओढ़ा दिया और खुद जाकर बेड पर धड़ाम से गिर गया, फैलकर सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह के 7 बजे धीरे धीरे युग की आंखें खुला। वह हमेशा तो 6 बजे ही उठ कर अपनी जिम रूटीन फॉलो करता है, पर कभी कभार जब उसे देर रात काम करने से लेट हो जाता तो कभी कभार उसे सोकर उठने में भी देरी हो जाता है। युग उठकर बेड पर बैठा कि उसकी नज़र तुरंत सोफे की ओर गया, जो कि मन्नत वहां पर नहीं थी। युग बेड से उठकर वॉशरूम की ओर बढ़ गया। वह जैसे ही उसका हाथ दरवाजे को खोलने वाला था कि अंदर से पानी की आवाज़ आ रहा था। उसे तुरंत समझ गया कि मन्नत अंदर है। युग वापस बेड की ओर आया और टेबल से अपना मोबाइल उठाकर जिम के लिए निकल गया। 7:40 पर जब युग वापस अपने कमरे में आया तो मन्नत कमरे में नहीं थी। वह सीधे वॉशरूम में चला गया और शावर लिया। 8:40 पर युग ऑफिस जाने के लिए रेडी हो गया। युग आज वाइट शर्ट के साथ लाइट मरून कलर के पैंट और कोट पहना था। युग ने टाई नहीं लगाया था, बल्कि शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले ही थे, जिस वजह से उसे देख कोई भी उसकी ओर आकर्षित होने लगता। युग अपने बालों को जेल से सेट किया और हाथ में ब्रांडेड वॉच पहना हुआ था। सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे डाइनिंग टेबल पर आया, जहां पर सभी लोग पहले से ही नाश्ते के लिए बैठे थे। युग नीचे आया और सभी को गुड मॉर्निंग विश किया। बदले में उसे भी सभी लोगों ने गुड मॉर्निंग विश किया। युग अच्छे से देख सकता था कि मन्नत और उसकी मॉम, उन दोनों को छोड़ बाकी सभी लोग मौजूद हैं। युग हमेशा की तरह उसे सबसे पहले न्यूज़पेपर और कॉफ़ी उसकी आंखों के सामने चाहिए। युग डाइनिंग टेबल पर बैठा और एक हाथ में न्यूज़पेपर तो दूसरे हाथ में कॉफ़ी लिया। वहीं मोनिका युग को ताड़ रही थी। उसकी नज़र तो युग से हटने का नाम ही नहीं ले रहा था, और हटता भी कैसे, युग की पर्सनैलिटी है ही ऐसी। मोनिका क्या, बाकी के भी लड़कियां उस पर मर मिटने को तैयार हो जाती। वहीं 2 चेयर छोड़ राहुल बैठा था। वह युग से नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा, युग, तुमने रात को मेरा कॉल क्यों नहीं रिसीव किया? युग न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते रुक गया और नज़र उठाकर राहुल के तरफ देखा। कॉफ़ी का एक सिप लेते हुए आगे कहा, मैं रात को बहुत लेट आया। युग की ऐसी बातें सुन राहुल उसे घूर कर देखने लगा और उसे ताने देते हुए कहा, दुनिया में एक
तुम ही हो क्या जो काम करते हो? बाकी के सारे लोग तो सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं। युग अपना आईब्रो ऊपर चढ़ाते हुए राहुल को देखने लगा, मानो मन में सोच रहा हो आज इसे क्या हो गया। युग अपनी बात एक्सप्लेन करते हुए राहुल को बोला, ये तुम सुबह सुबह क्या बोल रहे हो? युग बोल ही रहा था कि उसकी नज़र सामने से आ रही मन्नत पर गया। युग मन्नत को देख उसमें खो सा गया। मन्नत ने आज प्लेन सिंपल ऑर्गेंजा येलो कलर की साड़ी पहनी थी। मन्नत की स्किन तो पहले से ही सफ़ेद थी, ऊपर से उसने आज येलो कलर की साड़ी पहनी। मन्नत के बाल अभी भी थोड़े थोड़े गीले थे और मेकअप के नाम पर मन्नत ने सिर्फ लाइट पिंक कलर की लिपस्टिक लगाई थी। मन्नत ने साड़ी पल्लू वन साइड ली थी, गले में मंगलसूत्र, माथे पर सिंदूर, दिखने में इतनी सिंपल दिख रही थी, पर कोई भी मर्द उसके तरफ आकर्षित होने के लिए खुद को रोक नहीं सकता। राहुल युग की बातें सुन ही रहा था कि अचानक उसका इस तरह से रुक जाना। राहुल ने युग की नज़रों को फॉलो किया, तब जाकर उसे सब माजरा समझ में आया। अब राहुल युग को बिना छेड़े कैसे चुप बैठ सकता। तब तक मन्नत भी टेबल के पास आ गई। राहुल उन दोनों को छेड़ते हुए आगे कहा, क्या बात है, आज तुम दोनों कहर ढा रहे हो? इतना बोल राहुल अपने दोनों हाथ से टेबल पर ढोल ताशा बजाने लगा और बजाते बजाते गाना भी गुनगुनाने लगा। ओए रमता जोगी, ओए रमता जोगी, होए ओए होए ओए होए ओ। तब तक मन्नत भी आकर चेयर पर बैठ गई, पर मन्नत आज युग के पास न बैठ काव्या के बाजू में बैठ गई, जो कि युग को जरा भी अच्छा नहीं लगा। मन्नत का ये बर्ताव देख राहुल उन दोनों को छेड़ रहा था। मन्नत ने साफ और क्लियर सुन ली थी, पर उसने एक बार भी नज़र उठाकर युग की तरफ नहीं देखी। युग वापस कॉफ़ी पीने पर ध्यान देने लगा और साथ ही साथ में न्यूज़पेपर रीड करने लगा। न्यूज़पेपर पर वह कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। मन्नत का इस तरह से दूर बैठना उससे अंदर से खल रहा था। रौनक ने भी नोटिस किया कि युग और मन्नत दोनों आज सच में बहुत ज़्यादा अपनी अपनी जगह स्मार्ट लग रहे हैं। रौनक अपनी बत्तीसी दिखाते हुए युग की तरफ देख कहा, मेरे स्मार्ट युग ब्रो, इतना हैंडसम दिखने का तुम्हें कोई हक नहीं है। अब तुम मैरिड हो गए हो और साथ ही साथ में ओल्ड भी हो गए। अब तुम्हें गुड लुकिंग के लिस्ट से निकल जाना चाहिए, ताकि हम जैसे लोगों का नंबर तो आए। रौनक का इस तरह से बोलना वहाँ पर मौजूद सारे लोग हंसने लगे। युग भी रौनक को घूर कर देख रहा था और साथ ही साथ में मन्नत की तरफ भी उसकी नज़र थी, जो कि इस जोक पर ना मन्नत ने हंसी और ना नज़र उठाकर युग की तरफ देखी। युग को मन्नत का बर्ताव अच्छे से दिखाई दे रहा था, भले वहाँ पर मौजूद किसी को समझे ना समझे, पर युग को सब समझ आ रहा था, पर वह कुछ नहीं कर सकता और ना ही सबके सामने कुछ बोल सकता। दो सर्वेंट वहाँ पर मौजूद सभी को ब्रेकफास्ट सर्व करने लगी। मीरा जी हमेशा की तरह दादी को दूध के साथ रोटियां मेल्ट कर उन्हें खाने के लिए दी, क्योंकि 15 दिनों से दादी के अंदर के 2 दांत निकाल दिए गए थे, जिस वजह से उन्हें खाने में कुछ वक्त से तकलीफ़ हो रहा था। साथ ही साथ में दादी ने थोड़ा बात करना भी कम कर दी है, क्योंकि दांत निकालने की वजह से उन्हें बातें करने में तकलीफ़ हो रहा है, क्योंकि अंदर के मसूड़ों में साइड में थोड़ा सूजन भी आ गया है। युग ने सबको एक नज़र देखा और कहा, मॉम मैं जा रहा हूँ, उसे कुछ न खाता देख मीरा जी ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुमने कुछ खाया नहीं? युग खड़े होते हुए कहा, मॉम ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा हूँ, अर्जेंट मीटिंग अटेंड करना है, पेंडिंग काम है जो निपटाना है।
हाँ बेटा, समझ सकती हूँ तुम्हें लोड है काम का, पर तुम टेबल पर बैठे हो, थोड़ा सा खा लोगे तो क्या हो जाएगा। चलो बैठ जाओ अपनी जगह, बिना कुछ खाए बाहर नहीं जाते। युग एक बार खड़ा हो गया तो वह कहाँ बैठने वाला, वह अपनी जिद पर ही अड़ा रहता है। और अपनी जिद पर अड़े हुए कहा, मॉम मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। युग इतना बोल वॉच में टाइम देखने लगा। मीरा जी कुछ बोलती उसके पहले दादी ने कहा, मीरा बहू, अब तुम्हें अपने बेटे को रोकना टोकना छोड़ देना चाहिए। अब तुम अपनी बहू को अपने बेटे की जिम्मेदारी दे दो। दादी ने अपनी बात अच्छे से समझाते हुए मन्नत की तरफ देख आगे बोली, अब तुम दोनों की शादी को लगभग 2 महीने हो गए हैं, पर मैंने तो तुम्हें एक बार भी नहीं देखी। अपने पति को अपने हाथों से कुछ नया बनाकर खिलाओ। दादी को बोलने में तकलीफ तो हो रहा था, पर एक बार वह बोलना चालू कर दी तो चुप होने का नाम नहीं लेती। दादी अपनी बातें बोलना जारी रखी, सभी की तरफ देख पूछी, आज के ज़माने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। काव्या स्पून दिखाते हुए बोली, दादी उसे मॉडर्न ज़माना कहते हैं। दादी ने सिर हिलाया जैसे उन्हें सब समझ गया हो, पर उन्हें उच्चारण करने तो नहीं आता। फिर भी उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ वही जितना भी नया ज़माना आ जाए पर अपने परिवार और पति का सेवा तो औरत को करना ही पड़ता है। अब तुम भी अपने पति का सेवा करना सीख लो ताकि वह अपनी माँ का पल्लू छोड़ दे। मन्नत लगातार दादी की बातें सुन रही थी, पर उसने सिर हिलाने के सिवा कोई जवाब नहीं दी। युग खड़ा था बाहर जाने के लिए, पर दादी बोल रही थी इसलिए वह रुक गया, उनकी बातें सुनने लगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आप लोगों को चैप्टर अच्छा लगा हो। चलिए बाय बाय, पर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।